हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि डीजीएमई की काउंसलिंग डेट आप लोगों को बता दी गई है। 18 और 19 अक्टूबर को यहाँ पे काउंसलिंग है। इसके लिए ऑफिशियली अपडेट भी जारी कर दिया गया है कि किस डेट में कितने कैंडिडेट्स को और कितने सीरियल नंबर से कितने सीरियल नंबर तक के कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस डेट में और कितने बजे से कितने बजे तक के मध्य में होगा। इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। एक बार फिर से मैं यहाँ पर अभी आपको क्लियर कर दूंगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं आपको, और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर आपके पास होनी चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा। ये सब इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और ज्वाइनिंग के समय पर आगे क्या होगा, कैसा प्रोसेस रहेगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता है, डीजीएमई की काउंसलिंग यहाँ पर 18 और 19 अक्टूबर को काउंसलिंग यहाँ पर रहने वाली है, जिसकी डिटेल आपको यहाँ पे कल ही प्रोवाइड कर दी गई। कल ही ये लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें कि टोटल 554 कैंडिडेट्स को घोषित 554 को कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, अहर घोषित किया गया है। तो 554 टोटली आपको बता दें कि 23 अगस्त को जो रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें डीजीएमई में टोटल 631 कैंडिडेट्स शामिल किए गए थे। एक दो चैनल पे 731 बोला गया, लेकिन वो 731 नहीं, 631 कैंडिडेट्स। फाइनल लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी, वो भी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर वो पीडीएफ चाहिए, नया रिजल्ट चाहिए, वो उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें आप देख सकते हैं। 631 कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्ट हैं डीजीएमई के अंतर्गत। तो 631 में से टोटल 554 कैंडिडेट्स को यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। अब इसमें जो टोटल करीब 77 कैंडिडेट्स जो बचे हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया गया है, इसके कई रीजन्स यहाँ पर हो सकते हैं। हो सकता है उनकी फाइल अंडरटेकिंग में हो, या कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अभी जो नया रिजल्ट जारी हो उसके अंतर्गत शामिल हुए और उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई कमी रह गई हो, या जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया हो और सारी चीज़ें क्लियर हो तो उनको हो सकता है इस लिस्ट में शामिल भी कर लिया गया हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो डिटेल आपको यहाँ पे कल भी मिल चुकी थी, आप देख सकते हैं। ये टाइम टेबल यहाँ पर एक तरह से दे दिया गया है कि किस टाइम में कितने कैंडिडेट्स किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर तक के कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। तो फाइनली यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आप अपनी काउंसलिंग की डेट में जाएंगे, अपने टाइम पे जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो टाइमिंग दिया गया उससे कम से कम जो 30 मिनट यहाँ पे बोला गया, तो कम से कम 1 घंटे पहले आप वहाँ पर पहुँच जाएँ। 1 से 1.5 घंटा पहले पहुँचने का फ़ायदा ये होगा कि आप वहाँ पर पहुंचकर आराम से हर एक चीज़ देख सकते हैं, सोच सकते हैं कैसे क्या प्रोसेस चल रहा है। इसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगी कि कैसे क्या करना है, कैसे कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया गया कि आपको वहाँ पे एक क्यूआर कोड भी दिया जाएगा। तो आपका जो सभागार कक्ष होगा उसके बाहर ही एक क्यूआर कोड वहाँ पे लगा होगा, मे बी उसको आपको स्कैन करना है अपने मोबाइल से, उसमें आपको अपडेट मिलती जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंसलिंग स्थल पर क्यूआर कोड प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके माध्यम से काउंसलिंग हॉल में प्रवेश करने से पूर्व ही अभ्यर्थी को अपने मोबाइल पर मेडिकल कॉलेजों संस्थानों में रिक्त सीटों की अद्यतन स्थिति देख सकते हैं। तो जब तक आप सभागार कक्ष में जाएंगे उससे पहले ही बाहर एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उससे आप स्कैन करेंगे उसको, तो आप कितनी सीट्स बची हैं अभी किस मेडिकल कॉलेज में, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो वो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा कि अंदर जाकर आप चॉइस फिलिंग जब करेंगे तो वो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग आपकी कराई जाएगी। तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। आपको एक प्रोफार्मा दिया जाएगा, उसमें आपको अपना चॉइस फिलिंग करनी है। तो ऐसे में जितने भी कैंडिडेट्स कम से कम अपने आसपास के 10 ऐसे मेडिकल कॉलेज या 10 जिले ऐसे आसपास के चूज कर लें जो आपके आसपास हो, तो वहाँ पर आपको अगर ज्वाइनिंग चाहिए तो आप वहाँ पे एक विकल्प दे सकते हैं। तो ऐसे हर एक लिस्ट बना ले सभी कैंडिडेट्स और अपना उसके अनुसार यहाँ पर चॉइस फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको वहाँ पर एक तैनाती हेतु फॉर्म यानी विकल्प ऑप्शन फॉर्म भी दिया जाएगा, उसमें आपको फिल करना होगा, मूल रूप में भरकर सबमिट करना होगा, और उसमें जो आप फिल कर देंगे वो बाद में चेंज नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको वहाँ पर भरना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो रहेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है और लिख के बोला भी गया है कि यहाँ पे 2 चीज़ें आपके पास बहुत ही ज़रूरी यहाँ पर रहने चाहिए। पहली चीज़, यहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया था वो आपके पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप साफ साफ लिखा भी गया है कि प्रयागराज द्वारा आयोजित स्टाफ नर्स प्रवेश परीक्षा 2021 से निर्गत प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा भर्ती प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार का निर्गत अभिलेख उपलब्ध कराया जाना होगा। तो यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर एडमिट कार्ड आपके पास नहीं है तो आपका जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें रिजल्ट के जो पहले जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया वो 1-2 पेज, कम से कम 2 पेज आप ऊपर के ले लें, और जिस पेज में आपका नाम हो, जिस पेज नंबर पे आपका नाम, उस पेज की एक
फ़ोटोकॉपी जरूर कर लें और उन तीनों को लिस्ट करके वहाँ पर लेकर जाएं, तो ये आपका साक्ष्य मान लिया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें में से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए और साथ में आपके पास आधार कार्ड कंपलसरी है। आधार कार्ड के बिना वहाँ पर कुछ नहीं होना, तो आधार कार्ड बहुत ही ज़रूरी। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके साथ ज़रूर रख लें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें वहाँ पे लगने वाली हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप अपने कॉलेजों की लिस्ट बना के रख लीजिए कि कौन कौन सा कॉलेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या कौन सा कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे फाइनली, उसकी एक लिस्ट बना ले। तो उससे आपको वहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं होगी, फॉर्म फिल करने में आसानी होगी। और एक सादा पेपर और एक पेन ज़रूर रखें। साथ में मोबाइल आपको लेकर जाना है। एंड्रॉयड मोबाइल, आपको स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए, जिससे आप QR कोड स्कैन कर सकें और जो वैकेंट सीट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, अपडेट आपको मिलती रहे। इसलिए मोबाइल आपके पास होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गई कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना। इसके अलावा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ रख सकते हैं वहाँ पर, कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पे देख सकें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से ही आपको बता दी गई हैं। साथ में आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। मास्क और सैनिटाइजर वगैरह आपको खुद से लेकर जाना है। लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी गई है। ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी गई, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप किसी कैंडिडेट को नहीं मिली है तो मैं फिर से सेंड कर दूंगा। तो ये चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा जो ज्वाइनिंग होगी उससे पहले आप सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे मे भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह भी बनवाना पड़ेगा। तो आप अलग अलग 2 गजेटेड ऑफिसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। वो आपका ज्वाइनिंग के समय लगेगा और वो ज्वाइनिंग के समय देना भी पड़ेगा। तो आप अपने आसपास के जो CSC PSC हॉस्पिटल हैं वहाँ से CSC से डॉक्टर से बनवा सकते हैं या CMO से बनवा सकते हैं, तहसीलदार से वगैरह। ऐसे किसी गजेटेड ऑफिसर से आप 2 गजेटेड ऑफिसर से आपको ये बनवाने हैं, जैसा कि आपने पहले भी दिया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे। अब इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये रहेगी, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग के टाइम पर आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे मे बी वो कम से कम 1 से लेकर 3 मंथ तक सबमिट कराए जा सकते हैं या जमा कराए जा सकते हैं। तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसलिए जमा कराए जाएंगे क्योंकि जो आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उनसे एक बार इनका मिलान किया जाएगा। 2-3 महीने मैक्सिमम में भी हो सकता है 2 ही महीने, 1 से 2 महीने में ही आपके डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए जाएंगे। तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाएंगे 1 से लेकर 2 महीने तक। तो आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास सुरक्षित रखें। उनके 2 सेट फोटोकॉपी जो आपने पहले जमा किया है और उनके भी एक जो अभी आप सबमिट करेंगे ज्वाइनिंग के टाइम पे हो सकता है जो सबमिट किया जाए, तो उसके भी फोटोकॉपी आप करा के रखें। और अगर नहीं जमा किया था तो अच्छी चीज़ है, आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी वहीं पे अगर ज्वाइनिंग के समय चेक करके वापस कर दिया जाता है तो बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। तो ये तो अपडेट हो गई आपके लिए कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, सभी कैंडिडेट्स के पास ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपको वहाँ पर QR कोड स्कैन कर सकते हैं, वो आपके पास होना ज़रूरी है। एक पेन और एक पेपर सादा जिस पे कुछ लिखना हो और कोई अपडेट करना हो कुछ तो वो कर सकें। और एक लिस्ट बनाकर रख लें जिसमें सारे मेडिकल कॉलेजों के नाम हो, कौन कौन सा आप प्रेफरेंस फिल करना चाहते हैं वो अपना वहाँ पे मार्क कर लें। और करीब करीब जो आपने इसकी लिस्ट मैंने एक दिखाई थी आपको, जिसमें एक सारे मेडिकल कॉलेज दिखा रहे थे यूपी के ऑटोनॉमस और गवर्नमेंट। तो उसमें से करीब करीब हो सकता है अभी 17 से लेकर 24 कॉलेज हो सकता है आपको वहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए मिल सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि 24 कॉलेज अगर मिलते हैं। पहले तो इससे पहले जो वैकेंसी हुई थी उसमें 11 से लेकर 17 कॉलेज तक ही मिले थे, लेकिन इस बार हो सकता है 24 कॉलेज तक आपको देखने को मिल जाए। तो ऐसे में एक चीज़ यहाँ पे और कहना चाहूँगा कि कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर RML भी दिखा रहा है और PGI भी दिखा रहा है और KGMU भी दिखा रहा है, तो क्या इनमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं, या कैंसर संस्थान लखनऊ दिखा रहा है तो क्या इन कॉलेजों में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंसर संस्थान लखनऊ का भी मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन RML PGI और KGMU में आपको चॉइस फिलिंग नहीं कराई जाएगी। आपको प्रेफरेंस फिल करने को शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि RML अपनी वैकेंसी खुद निकालता है। RML की वैकेंसी अलग से निकलती है, PGI की भी अलग से निकलती है, KGMU की वैकेंसी ऑलरेडी UPPSC की तरफ से फुल हो चुकी हैं, तो उनमें आपको प्रेफरेंस फिल करने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं और डॉक्यूमेंट्स आपके पास सही होने चाहिए। 2 चीज़ें आपको मैंने मैंडेटरी बताई है कि एडमिट कार्ड या फिर उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड या फिर जो आपका रिजल्ट जारी किया गया उसकी कॉपी, फर्स्ट 2 पेज, पहला और दूसरा पेज, और आपका जिस पेज पे नाम हो वो, और साथ में आपका आधार कार्ड। ये 3 चीज़ें आपके पास, तीनों में से ये 2 में से कोई एक चीज़, और ये एक चीज़ मैंडेटरी आपके पास होनी बहुत ही ज़रूरी है। और एक स्मार्टफोन आपके पास, वो भी बहुत ही मैंडेटरी है QR कोड स्कैन करने के लिए।
क्योंकि जब तक आप सभागार कक्ष में नहीं जाएंगे तब तक आप सीटों की उपलब्धता नहीं देख पाएंगे, इसलिए मोबाइल होना आपके पास बहुत ज़रूरी है जिससे आप बाहर उसको चेक करते रहें। तो फ्रेंड्स, ये पूरी एक छोटी सी अपडेट मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।